जी, हर्षवर्धन जी और राजीव गांधी पंचायत राज की तरफ से आए हुए सारे कार्यकर्तागण। सच देखा जाए तो मैं भी आपकी तरह एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और हमको आमने सामने बात करने की बहुत आदत होती है, तो जिससे वो भाषण नहीं होता है, हम एक दूसरे से ऊर्जा पाते हैं। उसमें हम अपनी बात रखते हैं, सामने वाले साथी अपनी बात रखते हैं और हम ऊर्जा पाते हैं। लेकिन अभी के दौर में ये नया माध्यम हम लोग भी सीख रहे हैं कि ऑनलाइन किस तरह से लोगों के तक पहुंचा जाएगा। उसकी कुछ शायद मेरी मर्यादाएं भी हो सकती हैं कि खुली सभा में या खुली बैठक में जितने आसानी से अपनी बात रख सकते हैं, उसकी इसमें थोड़ी सी मर्यादा हो सकती है। लेकिन उन सबके साथ आपके साथ जुड़ने का जो आज अवसर मिला है, एक जैसे मीनाक्षी जी ने कहा कि बहुत मुश्किल वाले मोड़ पे हमारा देश अभी है और ऐसे समय हम लोग मिलके फिर कुछ अपनी पुरानी बातों को, हमारी नींव को ढूंढ रहे हैं, उसको फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो विषय है वो संविधान का निर्माण कैसे हुआ। आमतौर पे लोगों के मन में कुछ चित्र आते हैं ये बात कहने के बाद। किसी के सामने एक आधे राजेंद्र बाबू को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एक संविधान की प्रति दे रहे हैं, उसका चित्र आता है। कई लोगों को ये पता होता है कि संविधान सभा नाम की एक कोई सभा थी, उसने बनाया। कई लोगों की ये धारणा होती है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये संविधान बनाया। और अभी कुछ लोगों ने ये अवधारणाएं फैलाना शुरू किया है कि संविधान में भारत का कुछ भी नहीं है, ये जो सब लिया है वो इधर उधर से विदेश से लिया हुआ है, इसमें भारतीय कुछ नहीं है। तो ये सारी प्रक्रिया कैसे हुई, वो सिर्फ सभा में हुई, वो 2 सालों में हुई, या उसकी जड़ें कहाँ तक बिखरी थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये विषय आप लोगों में से कई लोगों को इसमें की कुछ चीजें निश्चित रूप से पता ही होंगी, लेकिन हम लोग फिर से सब साथ मिलके इसको उजागर कर रहे हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। ये एक बहुत ही रोचक इतिहास है। जैसे हिंदी सिनेमा में हम देखते हैं आजकल की सिनेमा बनने के बाद, उसके बाद मेकिंग ऑफ फिल्म एक फिर से एक और दिखाया जाता है कि वो पिक्चर कैसे बनाई गई। और जितनी पिक्चर अच्छी होती है उतना ही वो सिनेमा का बनना भी अपने आप में एक अलग इतिहास होता है। तो वो तो एक 2 3 4 साल की प्रक्रिया होते हैं। संविधान जो बना हमारा वो 150 साल की प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए अब मैं सीधे उसकी तरफ आती हूँ। मैं अपनी जो बात कहने वाली हूँ उसके लिए मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, ताकि जो आप लोग सब वो देख सकें, उसमें की जो बारकाई हैं वो भी समझ सकें। तो मैं आशुतोष जी से कहूंगी कि हेलो जी आशुतोष, येस आवाज माझा ऐकू येतोय परत। आप इको सारखा। ओके, लेकिन अभी यहाँ पे आवाज साफ आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आवाज ठीक से आ रही है और स्क्रीन में अभी आपका जो पहला स्लाइड है वो भी दिख रहा है। क्या आपको स्क्रीन पर भारतीताई, क्या आपको स्क्रीन पर दिख रहा है स्लाइड? दिखने लगे। हाँ। तो भारतीय संविधान निर्माण का इतिहास हम देख रहे हैं कि ये संविधान कैसे बना गया। अब मैं दूसरी स्लाइड की तरफ जाने के लिए बात करूंगी। ये दृश्य भी हम लोगों को काफी परिचित है कि जिसको आज हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं या संसद कहते हैं, वहां पे ये संविधान सभा चल रही है। वहां पे हम स्पष्ट रूप से जवाहरलाल नेहरू जी को देख पा रहे हैं। काफी लोग बैठे हुए हैं और वहां पे एक गंभीर रूप से खूब चर्चा चल रही है। ये जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो उसकी नींव कैसे रखी जाती है। संविधान
आपका माइक आप बंद कर दे तो इको आ रहा है। हाँ, मुझे भी इको आ रहा है। भारती दाई, क्या आपने दूसरा भी कोई गैजेट सामने रखा है? मतलब मोबाइल मेरा थोड़ा दूर कर देती हूँ। नहीं, मतलब मोबाइल मेरा थोड़ा दूर कर देती हूँ। नहीं, एक ही सिर्फ आपका आईपैड या फोन लॉगिन किया नहीं है ना वहां से? नहीं। नहीं, अब तो आ रहा है फिर इको? अब आ रहा है इको? हर्षवर्धन जी, आपको इको आ रहा है? हाँ, आया था। एक बार चेक कीजिए। हेलो। हाँ भारती दाई, वापस एक बार आप बोलना शुरू कीजिए और फिर हम लोग देखते हैं। आशुतोष जी प्लीज। ओके। आशुतोष, सभी का इको आ रहा है। हर्षवर्धन जी का भी इको आ रहा है। सभी का इको अभी ठीक है। हेलो। नहीं, अभी भी आ रहा है। अभी भी इको है। ओके, एक मिनट। मीनाक्षी जी का भी आ रहा है। हर किसी का। मैं वापस एक बार हम लोग तो म्यूट हैं। ओके, एक बार शेयर करता हूं वापस। अभी मेरा इको आ रहा है या मेरी बात जो है वो क्लियरली सुनाई दे रही है अभी? क्लियर। ओके, नहीं, तो अभी अब आपकी क्लियर है। जी। अब भारती जी का भी नहीं आ रहा इको। हाँ भारती दाई, अभी शुरू कीजिए। तो संविधान सभा, ये शब्द या ये दृश्य हम लोगों को परिचित है कि ऐसे कुछ लोग बैठे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अंग्रेज जाने के बाद इस देश की नींव कैसे रखी जाने वाली है और उसमें से आगे संविधान कैसे बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आशुतोष, नेक्स्ट स्लाइड। संविधान सभा संविधान के निर्माण से कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगी। संविधान बनने की प्रक्रिया 1946 में शुरू हुई, लेकिन इसके बारे में की सोच कब से शुरू हुई थी? तो सबसे पहले भारत में 1934 में जो स्वतंत्रता सेनानी और बुद्धिजीवी माने जाते थे एम.एन. रॉय, इन्होंने सबसे पहले ये प्रस्ताव रखा था कि भारत की अपनी एक संविधान सभा होनी चाहिए। उसके बाद में 1935 में राष्ट्रीय सभा यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस समय एक आंदोलन था, जो उस समय सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, उन्होंने 1935 में अधिकृत तौर पे ये मांग रखी कि हमारे देश के संविधान के बनाने की हमको आजादी मिलनी चाहिए और हमारे देश का अलग संविधान होना चाहिए। 1940 में अंग्रेज सरकार ने उसे मान्यता दी और फिर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत इन सदस्यों का चयन किया गया। संविधान सभा में कैसे सदस्य आए? तो उस समय 1934 से 39 में पहली बार प्रांतीय सरकारें आई थी। उसके बाद जो ये प्रांतीय विधानसभा बनी थी, वहां से इन सदस्यों को चुना गया था। संविधान निर्मिति का पूरा जो कालखंड रहा है वो करीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन का रहा है। 9 दिसंबर 1946 को ये काम शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्मिति की पूर्तता हुई है। इस पे हस्ताक्षर करने वाले कुल 284 सदस्य थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे। इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो प्रारूप कमेटी थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थे। ये लागू किया गया देश में 26 जनवरी 1950 को। तो
पूरा हुआ 26 जनवरी 49 को और 26 नवंबर 49 को, और संविधान लागू किया गया जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को। संविधान के कुल 22 खंड हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 शेड्यूल्स हैं जिसको हम अनुसूचियां बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। संविधान सभा का स्वरूप समझने से पहले उस समय का भारत कैसा था, यहाँ पे आपके सामने एक नक्शा रखा गया है कि जो भारतीय उपखंड का नक्शा है, जिसमें नीले अक्षरों में जो है वो उस समय की जो रियासतें थी, जो राजा थे, जो रजवाड़े थे, वो पूरा जो प्रांत जिनके कब्जे में था वो नीले रंग में दिखाया गया है, और ब्रिटिशों का जहाँ पे सीधे सीधे राज चलता था वो पीले अक्षरों में दिखाया गया है। अब यहाँ पे एक बात समझनी चाहिए, जब ब्रिटिशों ने कहा कि हम ये देश छोड़ के जाएंगे तो उनकी ये तहे दिल से इच्छा थी कि ये देश जितना जाते जाते कमजोर करके जाया जा सकता है उतना करना चाहिए, क्योंकि मजबूत यदि देश तैयार होगा तो उनकी आगे की वैश्विक राजनीति के हिसाब से वो कोई उनके लिए अच्छी चीज नहीं थी। जो राजे रजवाड़े थे, जो रियासतें थी, वो ये चाहती थी कि भाई आप जब ब्रिटिश जब भारत में आए तो आपने हमारे से लिया था, तो आप जाते समय सत्ता फिर से हमको सौंप के जाइए। ये आजादी और एक नया हिंदुस्तान और एक आधुनिक हिंदुस्तान, ये बात उनको भी हजम नहीं हो रही थी। इसलिए संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसमें सिर्फ प्रांतीय जगह से चुन के आए हुए, आंदोलन में से जो चुन के आए हुए थे ऐसे लोग नहीं थे, बल्कि वहां पे इन रियासतों से, इन राजा रजवाड़ों के भी प्रतिनिधियों को वहां पे स्थान दिया गया था। तो ये बात समझनी चाहिए कि वहां पे 100% सब एक ही दृष्टिकोण से नहीं आए थे। तो इंग्रज यहाँ से जाते जाते एक ऐसी जगह बना के गए थे कि पुराने पीछे की तरफ खींचने वाली कुछ ताकतें और आगे देश को बढ़ाने वाली कुछ ताकतें, उन सबकी मिलके ये संविधान सभा बनाई गई। नेक्स्ट स्लाइड। इस संविधान सभा में शुरू में, अब आप देख सकते हैं कि इसकी स्थापना 1946 में हुई। इसका मतलब देश का बंटवारा होने से पहले संविधान सभा का गठन हुआ था। इसमें जो पूरे 389 लोग दिख रहे हैं, उसमें से 208 जगह ये राष्ट्रीय सभा यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि वहां पे थे, 73 ये मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे, 93 ये इन सब रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो वहां पे थे, और बाकी जो 15 थे वो अलग अलग अजमेर, मणिपुर या ब्रिटिश सरकार की तरफ से कुछ उनके प्रतिनिधि, इस तरह से ये संविधान सभा का गठन हुआ था। इसमें संविधान सभा का गठन हुआ और मुस्लिम लीग ने ये कहा कि हमको इस संविधान सभा में नहीं लेना है हिस्सा, हम इस पे बहिष्कार डाल रहे हैं, इसलिए उनके सदस्य इसमें से पूरे बाहर हो गए। और बाद में हमको पता है कि 1947 में जब बंटवारा हुआ तो उन्होंने अपनी अलग संविधान सभा बनाई। तो संविधान सभा में सबसे बड़ी संख्या वहां पे उस समय राष्ट्रीय सभा की थी, और उसके साथ में वहां पे रियासतों के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें कुछ एक सरासरी नजर हम कुछ घटनाओं पे डालेंगे तो एक हमारे मन में एक सीक्वेंस उसका तैयार हो जाता है कि 1946 में जब इसमें मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था और सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह चुने गए थे, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष चुने गए। ये अगली जो तारीख है 13 दिसंबर 1946, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू जी ने उस दिन संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा जिसे उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा जाता है। आज हमने जिसको प्रीएम्बल के रूप में स्वीकारा है, जिसको हम संविधान की प्रस्तावना कहते हैं, जिसकी एक फ्रेम बना के करीब करीब हर कार्यालय में, हर सरकारी दफ्तर में
पार्टी के कार्यालयों में हमको दिखती है, तो ये संविधान उद्देशिका का, इस प्रियम्बल का जो पूरा ढांचा था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने बना के उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में रखा था, कि जिसमें संविधान के सारे मूल तत्व जो हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हम भारत के लोग से शुरू करके हमने अपने आप के प्रति समर्पित किया है, उसके बीच में जितने मूल्य हैं, लोकतंत्र, गणतंत्र, लोक सेक्युलरिज्म के बारे में, समाजवाद के बारे में, ये सारी चीजें उस इसमें कही गई थी 22 जनवरी 1947 को। यानी आप देख रहे हैं कि कितना उस पे चर्चाएं हुई, उसके बाद उसको सर्वसम्मति से स्वीकारा गया। 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रध्वज स्वीकारा गया। 15 अगस्त 1947 को हम देश के रूप में आजाद हो गए थे। यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से ख्याल में रखनी चाहिए कि अंग्रेजों की जो गुलामी की बेड़ियां थी उनमें से हम आजाद हो गए थे, लेकिन हमारा देश आगे कैसे चलाना है इसका कोई प्रारूप तब तक पूरा तैयार नहीं हुआ था। यानी एक तरफ हम पुराने व्यवस्था से हट गए थे, लेकिन नई व्यवस्था कैसे तैयार करनी चाहिए उसके बारे में काम चल रहा था। और 1947 को बाबा साहेब अम्बेडकर जिस प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, उस कमेटी के पास हर जगह से सारे सवाल आते थे, उस पर चर्चा होती थी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी थी और उसमें डॉक्टर बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान था। यहाँ एक बात मैं खास तौर से आप लोगों के लिए बताना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग सब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ये खुली चीज है कि बाबा साहब ये कांग्रेस के काफी बड़े आलोचक थे, काफी तीखी आलोचना वो कांग्रेस पे उस समय किया करते थे। और वो जब पहली बार चुन के आए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, लेकिन ये हम यदि तारीख देखेंगे तो 15 अगस्त 1947 को जैसे देश आजाद हुआ उसी के साथ देश का बंटवारा भी हो गया। और बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जो मतदार संघ था, वो पूर्व पाकिस्तान में चला गया। अब सवाल ऐसा था कि उनको कहाँ से चुन के लाया जाए। तो उस समय मुंबई प्रांत से जयकर जी ने किसी वजह से रेजिग्नेशन दिया था और वहां से कांग्रेस के माळवनकर जी को चुन के लाने की बात हो रही थी। लेकिन उस समय कांग्रेस के जो नेता थे उसमें गांधी जी का एक बहुत बड़ा योगदान है कि जिन्होंने ये संकेत दिया कि जब हम देश की बात करते हैं तो हमको सिर्फ एक पक्ष के उस प्रांत के सोच से ऊपर उठना चाहिए। और वहां से बाबा साहेब अम्बेडकर को कांग्रेस की तरफ से चुन के, उनकी मदद से चुन के संविधान सभा में उनको सदस्य कह के आने की एक जिम्मेदारी ली कांग्रेस पार्टी ने। आप लोग ये समझ सकते हैं कि पार्टी के अंदर भी उसके ऊपर काफी बात हुई होगी, काफी सवाल खड़े हुए होंगे। लेकिन जब देश का सवाल आता है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब का उस समय बहुत देश के संविधान के हिसाब से उनकी बहुत अहमियत थी, तो ये बात एक हमारे मन में निश्चित रूप से रखनी चाहिए। जैसे कि पहले बताया कि 16 नवंबर को इसको स्वीकृति दी गई और 24 जनवरी 1950 को जनगण मन ये हमारा राष्ट्रगीत और वंदे मातरम के पहले 2 अंतरे, ये बहुत महत्व की बात है कि उसके सिर्फ पहले 2 अंतरे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किए गए। नेक्स्ट स्लाइड। संविधान सभा, अब मैं ये जो आपके सामने बात रख रही हूँ ये 3 हिस्सों में रखने वाली हूँ। ये पहली जो अभी मैं बात रख रही हूँ ये एक मोटे तौर पे एक जानकारी है कि सभा कैसे बनी, कब बनी, उस समय का माहौल क्या था, कितने लोग थे, कहाँ के लोग थे। दूसरा हिस्सा होगा जो संविधान का स्रोत कहाँ से आया, और तीसरा फिर आखिरी हिस्सा होगा कि हम आगे उसकी तरफ कैसे देखने वाले हैं। तो संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी उसकी तरफ यदि हम लोग एक सरासरी नजर डालेंगे, एक बात और यहाँ पे जहन में हमको रखनी चाहिए कि 46 साल में संविधान सभा का गठन होता है। उसके पहले देश का माहौल कैसा था, तो 39 में सारे जगह से कांग्रेस के लोगों ने अपना इस्तीफा अपने प्रांतिक सरकारों से दे दिया था। एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था। 1942 में
चले जाओ का एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। सारी लीडरशिप थी, उनको जेल में डाल दिया गया था। लोग रास्ते पे थे, लोग यानी हजारों की संख्या में पूरा देश रास्ते पे उतर चुका था और अंग्रेजों ने अब भारत छोड़ के जाना चाहिए, इसकी आखिरी लड़ाई शुरू हो गई थी। इस माहौल की पृष्ठभूमि में 1946 में ये संविधान सभा बनी थी। तो ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इन सब का एक दूसरे के ऊपर बहुत असर भी होता है। अब हम यदि संविधान की मुख्य समितियों की तरफ एक नजर डालेंगे तो इसमें से जो एक महत्वपूर्ण समिति थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष बाबा साहेब आम्बेडकर थे, उसके जो अन्य 6 सदस्य थे उनमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राव और टीटी कृष्णमाचारी। अलग अलग प्रांत के, अलग अलग क्षमताओं के सब लोग इसमें हमको दिखते हैं। उसके बाद की जो समिति थी, संघीय शक्तियों से संबंधित समिति, यानी यूनियन पावर जिसको हम कहते हैं। हमारा देश एक फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का। केंद्र और राज्य इनके साथ जो संघीय तरीके से बना गया है, उसके समिति के प्रमुख जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान कैसा हो, उसके भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय घटना समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने आगे जाके भारत में अलग अलग रियासतों के विलीनीकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बाद की जो बहुत महत्वपूर्ण कमेटी थी, जिसमें मौलिक अधिकार, जिसको हम आज फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, अल्पसंख्यक, आदिवासी और जो अपरिवर्जित क्षेत्र थे, यानी जिसको एक्सक्लूडेड एरिया उस समय कहा जाता था, उनके समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई थे। मौलिक अधिकारियों की जो उपसमिति थी, उसके मुख्य जेबी कृपलानी जी थे। अल्पसंख्याक के एससी मुखर्जी थे। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम के गोपीनाथ बरदोलोई जी थे। और असम के अलावा का जो पूरा एक्सक्लूडेड क्षेत्र था, उसके एवी ठक्कर थे। इन सारी प्रक्रियाओं के नियम कैसे होंगे, क्या प्रक्रिया होंगी, उनके अध्यक्ष राजेंद्र बाबू थे। प्रांतीय समिति के जवाहरलाल जी थे और जो संचलन समिति हम जिसको कहते हैं, रेगुलेटरी जिसको हम कहते हैं, उसके भी राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो इस तरह से इन सारी समितियों की जिम्मेदारी इन स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए इन लोगों में थी। इसके अलावा भी कई कमेटियां थी और उसमें भी कई लोगों ने योगदान किया था। नेक्स्ट स्लाइड। एक मिनट। हाँ, इसमें एक बहुत ही ये एक अलग चीज है कि जो मैं अभी अपनी मीटिंग शुरू हुई तो मैं सब अपने जो पार्टिसिपेंट है उनको देख रही थी और मैं उसमें ढूंढ रही थी कि महिलाओं के चेहरे कितने दिख रहे हैं, क्योंकि हम पंचायती राज से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे कम से कम 33% और ज्यादा से ज्यादा 50% आरक्षण है। तो मुझे आज भी थोड़े से महिलाओं के चेहरे कम दिख रहे थे उसमें। तो संविधान सभा में महिलाओं का क्या योगदान रहा? तो संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। प्रतिशत यदि इनका देखा जाए तो प्रतिशत की भाषा में उनकी संख्या काफी कम थी, लेकिन वो नगण्य नहीं थी। ये 15 जो महिलाएं थी, उनमें से एक दलित महिला थी, एक मुस्लिम महिला थी, एक क्रिश्चियन महिला थी, आदिवासी महिला उनमें से नहीं थी। इन सब के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे बात करना मुझे जरूरी लगता है, क्योंकि हमारे आजादी आंदोलन से जो जुड़ी चीजें थी, उन्हीं से हमारा जो संविधान का ताना बाना बुना गया है। आपको पता है, जब हम वस्त्र बुनते हैं तो उसका ताना बाना होता है, उसमें अलग अलग धागे जोड़े जाते हैं, उसमें अलग अलग रंग जोड़े जाते हैं। वैसे हमारे आजादी के आंदोलन की एक बहुत बड़ी बात थी, जो गांधी जी का योगदान जिसे मानना चाहिए, कि हर जगह महिलाओं का
सहभागिता पे उन्होंने बहुत गंभीरता पूर्वक विचार किया था। आंदोलन में आने चाहिए, पिकेटिंग में आनी चाहिए, शराबबंदी में आनी चाहिए, खादी के काम में आनी चाहिए। हर जगह महिलाएं घर से बाहर खुले तौर पे आ सके, इसलिए उन्होंने बहुत उसमें एक जिम्मेदारी से उसमें उन्होंने वो बात रखी थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केरल की अम्मू स्वामीनाथन, कोचीन की दाक्षायणी वेलायुधन, पंजाब की बेगम एजाज रसूल, आंध्र की दुर्गाबाई देशमुख, बड़ौदा की हंसा जीवराज मेहता, लखनऊ की राजकुमारी अमृता कौर, कमला चौधरी, असम गोलपाड़ा की लीला रॉय, पूर्व बंगाल की मालती चौधरी, इलाहाबाद की पूर्णिमा बनर्जी, विजयलक्ष्मी पंडित, पश्चिम बंगाल की रेणुका रे, हैदराबाद की सरोजिनी नायडू, अंबाला की सुचेता कृपलानी और केरल तिरुवनंतपुरम की एनी मस्कारेन। ये 15 महिलाओं ने इसमें संविधान सभा में हिस्सा लिया था। इन बात के बारे में एक बात यहाँ पे निश्चित रूप में बतानी चाहिए कि इनमें से ये सारी स्वयं प्रज्ञ महिलाएं थी, इनमें से कोई कठपुतली नहीं थी। ये सही है कि इनमें से किसी न किसी का परिवार राजनीति में था, उनके उससे संबंध भी थे, लेकिन ये सारे इनमें से कई लोगों ने जेल में जाके सजा काटी है, कईयों ने सामाजिक आंदोलन में हिस्सा लिया है। इनमें से जो दाक्षायणी वेलायुधन है, उनकी तो खास बात बतानी चाहिए, वो केरल के अस्पृश्य समाज से थी और उस समाज में एक इतनी बुरी प्रथा का चलन था कि महिलाओं को चोली पहनने नहीं दिया जाता था। उस अस्पृश्य समाज की महिलाओं को चोली पहनने पे दंडनीय अपराध था वो, और इसने वहां पे विद्रोह किया। इन्होंने कहा ये बहुत ही घृणास्पद बात है, मैं चोली पहनने वाली हूँ, मुझे आप जो दंड कीजिए वो मैं सहन करने के लिए तैयार हूँ। तो ये सारी महिलाएं इस तरह के विद्रोह से उसमें से बाहर आई थी। इसमें की जो बेगम एजाज रसूल थी वो मुस्लिम लीग से थी, लेकिन उनको जिना की पाकिस्तान वाली बात से वो बिल्कुल सहमत नहीं थी। साथ ही संविधान सभा के जो चर्चाएं होती थी उसमें जब बाबा साहब ने ये बात रखी थी कि एक व्यक्ति और एक गांव, इसमें किसको महत्व देंगे आप, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, इस बात पे उन्होंने चर्चा में बहस लेके बाबा साहब को पूरी तरह से अपना समर्थन उस बात के लिए दिया था। वो खुद जमींदार परिवार से थी, लेकिन उन्होंने जमींदारी का पूरी तरह से विरोध किया हुआ था। इसमें की जो हंसाबेन मेहता है, वो यूनो की एक कमेटी पे थी। यूनो में जो मानवीय अधिकार कमेटी थी, वहां पे एक शब्द का इस्तेमाल हुआ था, ऑल मेन। तो उन्होंने कहा ऑल मेन यानी इसमें महिलाएं कहाँ आती हैं, ये बात सिर्फ पुरुषों की होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी मानवों का उसमें होना चाहिए, सिर्फ पुरुष ये संज्ञा उसमें नहीं होनी चाहिए। इनमें से कई लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद भी वहां पे की थी, जिसमें महिलाओं को पारिवारिक स्तर पे समान अधिकार मिलना चाहिए। तो ये जो सारी विदुषियां थी कि जिन्होंने आजादी के आंदोलन में एक बड़ा योगदान किया, मुझे ऐसा लगता है कि संविधान सभा कहते समय ये चित्र भी, ये दृश्य भी हमारे मन में हमेशा रहना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। संविधान का ये एक, मुझे ऐसा लगा कि ये चित्र आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहिए कि संविधान, इसमें से एक भाव प्रकट होता है कि संविधान के बारे में अब हम जब बोलते हैं, अपने देश के बारे में बोलते हैं, देश की विरासत के बारे में बोलते हैं, तो उस चित्रकार के मन में, जिसने संविधान की मूल प्रति के चित्र बनाए होंगे, उसके मन में क्या क्या उभरा होगा। तो मुझे पता नहीं स्क्रीन पे ये कितने स्पष्ट रूप से दिख पा रहा है, लेकिन इसमें बुद्ध की प्रतिमा है, इसमें महावीर की प्रतिमा है, इसमें सम्राट अशोक हैं, इसमें विक्रमादित्य हैं, इसमें राम है, इसमें अकबर का दरबार भी दिखता है, इसमें शिवाजी महाराज भी हैं, इसमें टीपू सुल्तान भी आपको दिखाई देते हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं,
गांधी जी हैं, सुभाष बाबू हैं। यानी ये जो एक भाव इसकी तरफ देख के उत्पन्न होता है कि संविधान की मूल प्रति वाले ने अपने देश में जिसने जिसने जिस जिस कालखंड में कुछ न कुछ योगदान दिया था, समाज को आगे ले जाने के लिए, मानवीय मूल्यों को आगे ले जाने के लिए, उस सबका इसमें एक तरह से चित्रण किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पहला हिस्सा बहुत ही एक जानकारी देने वाला सा सिर्फ था कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन लोग थे, कैसे बना, एक तरह से वो जिसको हम इंफॉर्मेटिव बोलते हैं वैसा था। दूसरा हिस्सा यह है कि इस भारतीय संविधान के लोग तो हमने समझ लिए कि जो संविधान सभा में 284 लोग बैठे हुए थे, कहाँ से आए थे हमने ये भी समझ लिए, लेकिन उनके विचारों का स्रोत कहाँ से आया था, उनकी जड़ें कहाँ तक, उस विचार की जड़ें कहाँ तक गहरी गई थी कि जहाँ से उनका इन सृजनशीलता का जहाँ से उनका पोषण हो रहा था। तो 4 चीजें मुख्य रूप से मैं उसमें देखती हूँ। जब आज हमको ये पूछा जाता है कि इस संविधान में हमारे देश का कुछ है या नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है इसकी तरफ काफी गहराई से देखने की जरूरत है कि एक तो हमारे देश में विचार बहुलता की एक बहुत प्रदीर्घ, बहुत लंबी ऐतिहासिक विरासत है, साझा विरासत है। दूसरा, आजादी के आंदोलन से भारतीय संविधान के स्रोत मिले। तीसरा, आजादी के आंदोलन के समय जो समाज सुधारवादी आंदोलन हो रहे थे उसमें से कुछ चीजें उभर के सामने आई। और चौथा, हमारे देश के साथ दुनिया भर में जो कुछ प्रगतिशील चीजें चल रही थी उनकी जो विरासत थी उसमें से भी कुछ चीजें इसमें ले गई। मुझे ऐसा लगता है ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जिस आधार पे हमारा देश बना है। और इसको इसलिए भी समझ लेना बहुत जरूरी है कि आज जो नया भारत की बात कर रहे हैं वो शायद इसी में से कुछ चीजों को हटाना चाहते हैं। तो वो क्या हटाना चाहते हैं वो यदि समझना होगा तो इसकी तरफ हमको फिर से बारकाई से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। हम भारतीय उपखंड का यदि ये नक्शा देखेंगे तो एक बहुत बड़ा, जिसको हम एक भौगोलिक ये कहेंगे कि जिसको आज उसके अलग अलग हिस्से हो गए हैं। तो यहाँ पे कभी भी किसी भी समय में एक छत्री राज्य व्यवस्था नहीं थी। यानी ऊपर से लेके हिमाचल से लेके यहाँ तक, यदि हम लोग आज की भाषा में कन्याकुमारी तक बोले, और इधर ओखला से लेके यहाँ पे गुवाहाटी तक की बात करें तो पूरे इसमें एक ही एक राज्य व्यवस्था उस समय कभी भी नहीं रही थी और नहीं संभव थी। हम इतिहास की किताबों में कई बार पढ़ते हैं कि यहाँ पे कौन सा राजा था, फिर ये आए, चौल आए, फिर सप्तवाहन आए, फिर इसके बाद वो आए, फिर उसके बाद वो आए। तो उसमें से इतना ही एक बात हमको यहाँ पे हम ले सकते हैं कि एक ही एक राज्य व्यवस्था चारों तरफ नहीं थी। उसी के साथ जो दूसरी खासियत थी कि हमारी मिश्र संस्कृति थी। मिश्र संस्कृति का मतलब ये होता है कि एक साथ कई संस्कृतियां एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से उनका सह अस्तित्व टिका सकती हैं। किसी सबको हटा के एक ही एक चीज को रखना ये कोई बहुत बड़ी, बहुत जिसको कहेंगे अच्छी चीज नहीं होती है। मिश्र संस्कृति के बारे में हम लोग जब आगे जाएंगे तो यहाँ पे आज जब हम देखते हैं कि आज इतने सारे हमारे यहाँ धर्म है, इतने सारे पंथ हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतने खाने के तरीके हैं, इतने उपासना के तरीके हैं, तो इन सब में एक बात बहुत खुले तौर पे सामने दिखती है कि यदि एक ही एक चीज होती तो ये जो विचार बहुलता हम जिसको कहते हैं वो हमको यहाँ पे दिखाई नहीं देती। जैसे स्कूल में मुझे लगता है बच्चों को हमेशा ये बहुत सिखाया जाता है
कि भारत कैसा है, तो वो एक बगीचे की तरह है कि जिसमें बहुत सारे अलग अलग रंगों के, खुशबुओं के, आकार के फूल खिलते हैं। तो हर फूल की अपनी अपनी खासियत, और ये बहुत मोटे तौर पे बच्चों को सिखाया जाता है। या मुझे याद है कि स्कूल में जब हम होते थे, या आज भी होगा, तो भारत की एकता के तरह से यदि कोई नृत्य पेश करना है तो उसमें कोई पंजाब वाला जरूर भांगड़ा करने वाला होता है, कोई दक्षिण वाला नृत्य होता है, कोई महाराष्ट्र का कोई होता है, कोई असम का बिहू करने वाला होता है, कोई गुजरात की परंपरा चलाता है, कोई मणिपुर का नृत्य करने वाला होता है, मध्य भारत के होते हैं। यानी इतनी हमारी संस्कृति में विविधता है, और ये विविधता किसके बलबूते पे आ सकती है? तो ये यदि हमारे कई विचारों को यदि हम एक साथ ले चलने की मानसिकता रखते हैं, मैं सही हूं और बाकी सब गलत हैं, मैं श्रेष्ठ हूं और बाकी सब गलत हैं, इसके विरोध की जो विचारधारा होती है कि मैं भी सही हो सकती हूँ और दूसरे भी सही और श्रेष्ठ हो सकते हैं, ये विचार बहुलता, ये हमारे देश की एक बहुत लंबी विरासत रही है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे आपके सामने रखने वाली हूँ। जैसे आप लोगों में से कई लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ ईश्वर माना जाता है, उसी के साथ निरीश्वर मानने वाले लोग भी हैं। ईश्वर को आकार के रूप में मानने वाले हैं, जैसे शंकर होंगे, गणेश होंगे, विष्णु होंगे, या और कई देव होंगे। उसी तरह निर्गुण निराकार भगवान मानने वाले भी संस्कृति हमारे यहाँ है। तो इनके कुछ उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी कि किसी भी देश की, किसी भी संस्कृति में दो परंपराएं होती हैं। एक परंपरा ऐसा मानती है कि है वैसे ही रहने तो, जैसे थे बिल्कुल है वो सब अच्छा चल रहा है, वो उसमें कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए। जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वो उनके हाथ में सारी सत्ता बनी रहे, बाकी जी के लोग अपने अपने स्थान पे रहें, जिनको जितना मिलता है उतना मिलता रहे, लोगों में भेदभाव होने वाला है, सब एक जैसे नहीं हो सकते। ये एक जैसे थे मानने वाली परंपरा है। और दूसरी शुरू से एक परंपरा रही है जो ये मानती है कि नहीं, सारे मानव एक हैं, उनमें भेदभाव ये मनुष्य ने तैयार किए हैं। इसलिए इस परंपरा के कुछ नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। मैं कुछ बोल रही हूँ क्योंकि भारत के सारे प्रांतों के, सारे प्रदेशों के लोगों का यदि इसमें समावेश करना होगा तो मुझे लगता है कि 1 घंटे का सिर्फ उसी के ऊपर एक अलग सत्र हमको लेना पड़ेगा, इतनी समृद्ध परंपरा है। तो हम उपनिषद से शुरू करते हैं। हमारे उपनिषद में जो कहा गया था, सर्वे सुखिनः सन्ति सर्वे सन्ति निरामया, यानी सबका कल्याण हो, सबकी भलाई हो, ये मानने वाला हमारे यहाँ उपनिषद था। उसके बाद हम महावीर या गौतम बुद्ध की यहाँ पे मुझे अलग से बात रखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने करुणा का संदेश दिया, उन्होंने अहिंसा का संदेश दिया। गौतम बुद्ध ने तो उस समय ये बात कही कि जन्म और मृत्यु इसके बीच में है, उतना ही जीवन है। जन्म से पहले भी कुछ नहीं है और मृत्यु के बाद भी कुछ नहीं है। सम्राट अशोक, उनके बारे में हम आगे देखेंगे। कबीर तो हम सबसे परिचित हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। मैं यहाँ पे हर किसी की बात नहीं रखने वाली हूँ, ये सब नाम आप लोग सब पढ़ सकते हैं। उत्तर से लेके, मध्य भारत से लेके, असम से लेके दक्षिण भारत में फिर बसवेश्वर अण्णा होंगे, नारायण गुरु होंगे, इब्राहिम आदिल शाही जैसे लोग होंगे, या अक्का महादेवी होंगी, संत रविदास होंगे, गुरु नानक हैं, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव या जनाबाई होंगी। ऐसी एक बहुत प्रदीर्घ परंपरा हमारे यहाँ संत कवियों की रही है, सूफियों संतों की रही है, कि जिन सबका आखिरी में यही कहना था कि मनुष्य का मनुष्य से भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिनका हमने शुरू में भजन सुना वो नरसिंह मेहता होंगे या चैतन्य महाप्रभु होंगे। ऐसे कई लोग हैं कि जिन्होंने एक सांस्कृतिक बहुलता को
हमेशा उसमें एक बहुत नई चीजें डालते गए। इनमें से सब एक तरह से ये सारे विद्रोही लोग भी थे। मुझे ऐसा लगता है हमारे सामने जब विद्रोही कहते हैं तो बड़ी अलग अलग सी प्रतिमाएं आती हैं, उसको हर बार अच्छा नहीं माना जाता है, अच्छा शब्द की तरह से नहीं देखा जाता है। लेकिन इन सब लोगों ने जो जो समाज में सड़ा हुआ था, गला हुआ था, मनुष्य को हीनता देने वाला था, उन सबके विरोध में विद्रोह करके एक अच्छी नई जिसको हम कहेंगे कि तरोताजा ऐसी परंपरा मानवता तैयार करने की इन लोगों ने सबने कोशिश की। नेक्स्ट स्लाइड। एक यहाँ पे सम्राट अशोक का जो शिलालेख है, मुझे ऐसे लगा कि वो हम सबसे मैं आप सब लोगों से साझा करना चाहूंगी। उस समय उन्होंने कहा कि देवनाम प्रिय प्रियदर्शी राजा, उनकी खासियत क्या है कि सब संप्रदायों का सम्मान करता है। ये बहुत बड़ी बात आज की तारीख में हमको समझने की जरूरत है कि सभी संप्रदायों का सम्मान करने वाला प्रिय प्रियदर्शी राजा है। सन्यासी और गृहस्थाश्रमी दोनों का सम्मान करता है। उसके आगे जाके वो ऐसा कहते हैं, स्वयं के संप्रदाय की स्तुति न करना बहुत मुश्किल काम है। पर संप्रदाय की अवास्तव आलोचना ना करना, यानी वो आलोचना से मना नहीं करते हैं, लेकिन अवास्तव आलोचना ना करना। अन्य संप्रदायों का यथोचित सम्मान अवश्य करें। एक दूसरे के धर्म को समझना चाहिए तथा उनका आदर करना चाहिए। इसमें एक बात उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कही है कि एक दूसरे के धर्म को समझना चाहिए। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि भारत में हम एक दूसरे के रीति रिवाजों को समझते हैं कि भाई ईद है तो किसी के यहाँ जाके शीर खुरमा खा लो, दिवाली है तो जाके ये मिठाई खा लो, बैसाखी है तो ये कर लो, ओणम आया है तो दूसरी बात कोई तो भी कर लो। लेकिन उस धर्म का सार क्या है, वो धर्म क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है। इसीलिए मुझे हमेशा यहाँ पे याद आती है जो आचार्य विनोबा भावे की, कि जब उन्होंने पूरे देश में पदयात्रा की आजादी के बाद, तो उन्होंने उनको 16 भाषाएं आती थी और वो जहां जहां जाते थे वहां वहां का वो पूरी संत परंपरा पढ़ते थे। उन्होंने सारे धर्मों का अनुवाद किया है बहुत आसान शब्दों में कि आपको यदि दूसरे का आदर करना है, दूसरे पे आलोचना करनी है, तो कम से कम एक दूसरे को धर्म को पहले समझना चाहिए। ये भी हमारा बहुत पुरातन परंपरा रही है। नेक्स्ट स्लाइड। संत कबीर जिन्होंने 2.5 अक्षर में हमको सिखा दिया है कि भाई प्रेम करने के लिए सिर्फ 2.5 अक्षर बस काफी है, उसके लिए आपको बहुत पोथी और पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये 2.5 अक्षर वाला प्रेम का संदेश देने वाले कबीर जी, उनकी दूसरी जो बात थी कि वो दाम्भिकता पे बहुत तीखा प्रहार करते थे। उन्होंने कहा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। यानी अरे पगले, यदि पत्थर पूजने से ही तुझे भगवान मिल जाता है तो मैं पत्थर क्यों पूजू, मैं पहाड़ ही पूजता हूं ना। तो ये जो दाम्भिकता उसमें की है, या तो चाकी भली पीस खाए संसार, इससे तो 2 पत्थर अच्छे हैं जिससे चक्की बनती है और उसमें से आटा निकलता है, तो जिससे लोगों का पेट भरता है। क्योंकि सिर्फ पत्थर पूजने से हरि नहीं मिलता है, भगवान ऐसे से नहीं मिलता है किसी को। इसी तरह वो दूसरी भी एक बहुत कड़ी आलोचना करते हैं, कंकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो दोनों अपने आसपास के धर्मों में जो कर्म कांड है, जो कठमुल्लापना है, उस पे बहुत तीखा प्रहार उन्होंने किया। और कबीर जी की सारी रचनाएं आप लोगों ने, काफी लोगों ने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। वो हर चीज को बहुत सरल शब्दों में एक मानवता धर्म का संदेश देते थे। नेक्स्ट स्लाइड। सूफी परंपरा के बुल्ले शाह, इनका सूफी गीत हम लोग काफी बार सुनते हैं, कई लोगों के सुनते हैं। उन्होंने भी यही कहा कि भले ही मंदिर मस्जिद तोड़ो, प्यार भरे दिल ना तोड़ो। यानी उनका कहना कुछ
जाके तोड़ो ऐसा नहीं था, लेकिन आपके जो श्रद्धा स्थान है वो मंदिर होगा, वो मस्जिद होगा। इससे भी बड़ी चीज है कि इंसानों के लिए जो एक दूसरे के प्रति प्यार है, जो मोहब्बत है, वो इंसानियत तोड़ना ये सबसे बड़ा जुल्म है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें पहली बात मैंने अभी आपके सामने रखी कि एक ये हमारी विरासत थी। हर देश की, हर जगह की अपनी एक विरासत होती है। जैसे हम कहते हैं कि हर मिट्टी की अपनी एक गंध होती है, एक सौंधापन होता है, वैसे ये हमारी एक विरासत थी जो आगे ले जाने वाली विरासत थी। वो उसी तरह संविधान की सोच बनने में दो और चीजों ने बहुत बड़ा उसमें योगदान दिया है कि दादा भाई नौरोजी के समय 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बाद दादा भाई नौरोजी होंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी होंगे, सर यूम होंगे, या आगे जाके सरोजिनी नायडू होंगी, लोकमान्य तिलक होंगे, ऐसे कितनी अपनी बड़ी परंपरा है। तो वो जब राजनीति के बारे में सोच रहे थे तो वो सिर्फ ये नहीं सोच रहे थे कि अंग्रेजों को यहाँ से हटाया जाए। दादा भाई ने उस जमाने में हमारे यहाँ का शोषण कैसे होता है, इसीलिए स्वदेशी, बहिष्कार, ये सारे शब्द जो आए उस समय, तो इन सब की जो बुनियाद थी वो ये थी कि यहाँ पे आर्थिक शोषण कैसा होता है, यहाँ पे सामाजिक शोषण कैसा होता है, यहाँ के जो बलशाली हैं, जिनके पास सत्ता है, जो भारतीय हैं, फिर भी वो अपने लोगों का यहाँ पे शोषण कैसे करते हैं। तो उनके साथ ही ये सोच भी बनते आ रही थी कि अंग्रेजों को यहाँ से तो हटाना ही होगा, लेकिन उसके साथ यहाँ की व्यवस्था में क्या बदलाव लाना पड़ेगा। जो सालों से, सदियों से चली आ रही जो शोषण व्यवस्था थी, उसके बारे में भी सोच तैयार होते जा रही थी। इसीलिए संविधान प्रत्यक्ष रूप में आने से पूर्व ही उस बारे में की भूमिका और मूल्य विकसित होने लगे थे। 1919 में जब साउथ बरो कमीशन आया था तो डॉक्टर बाबा साहब ने वहां पे बात रखी थी कि इस देश में हर प्रौढ़ को मतदान का और सबको बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। इन सबके इसमें जो मूल्य निकल के आ रहे थे उसमें मानव ये केंद्र में था। जो प्रगति करनी है उसमें दुर्बलों को प्राथमिकता मिलना चाहिए, यहाँ पे लोकतंत्र होना चाहिए, यहाँ पे पंथ निरपेक्षता होनी चाहिए। ये चीजें उनमें से निकल के आ रही थी, ये किसी लीडर ने थोपी नहीं थी उनपे। 1928 में जब मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में जो रिपोर्ट बना, उसी में से संविधान का 25वां आर्टिकल जो है, जो हर तरह की उपासना पद्धति की स्वतंत्रता की आजादी देता है, स्वतंत्रता देता है। 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब में जो पूना पैक्ट हुआ, उसमें से जो चर्चाएं हुई, उसमें से जो मंथन हुआ, उसमें से आरक्षण का तत्व आगे आया। तो ये सारी चीजें एक समय में अलग अलग स्तर पे अलग अलग जगह हो रही थी और उसमें से बातें उभर के संविधान के लिए आगे आ रही थी। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें एक बड़ी मजे की बात है कि रोज लोग जो आंदोलन कर रहे थे वो रोज उठ के तो सिर्फ ये नहीं बोलते थे कि अंग्रेज यहाँ से चले जाओ या अंग्रेज हमसे शोषण कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे थे, तो आम जनता को ये समझ में आए इसलिए वो लोगों के सवालों पे संघर्ष कर रहे थे। हम लोग सभी जानते हैं कि महात्मा जी बनने से पहले जब वो सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी थे और दक्षिण अफ्रीका से जब वो चंपारण आए थे, तो गांधी जी ने पहला झगड़ा अंग्रेजों के खिलाफ नहीं शुरू किया था। उन्होंने चंपारण में जो नील की खेती करने वाले किसान थे, जिनका बहुत शोषण हो रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदी साहित्य पढ़ते हैं उसमें यदि प्रेमचंद जी की कहानियां जो बहुत सरल भाषा है जिसमें, उसमें इस सब का आपको बहुत वर्णन मिलेगा कि किस तरह किसानों का शोषण होता था। तो चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों का सवाल लेके गांधी जी ने काम करना शुरू किया। सरदार पटेल ने बारडोली में बहुत बड़ा किसानों का संगठन और सत्याग्रह शुरू किया। लाला लाजपत राय थे, इन्होंने
मजदूरों के आंदोलन में उन्होंने नेतृत्व किया, उसकी अगुवाई की थी। बंबई में मिल मजदूरों में कॉमरेड डांगे रहे होंगे और उनके जो साथी थे उन्होंने मजदूरों को यहाँ के मिल मालिकों के खिलाफ में किया। इन सब आज हम जो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि आज जो परमानेंट जॉब करने वालों को जो डियरनेस अलाउंस मिलता है, जो महंगाई भत्ता मिलता है, ये कहाँ से मिलने लगा? तो ये बंबई के जो मिल मजदूर थे उनके आंदोलन में से ये मांग आई थी कि हमको महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, 8 घंटे का दिन मिलना चाहिए, वो समय से छुट्टियां मिलनी चाहिए, हमारे आरोग्य के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे योजना होनी चाहिए। तो ये सारी नई चीजें जो कभी भी आज तक नहीं हुई थी, ये उसमें से उभर के आ रही थी। समाजवादी विचारधारा को लेके चलने वाले आचार्य नरेंद्र देव होंगे, यूसुफ मेहर अली होंगे, कि जो ये मानते थे कि जो समाज की संपत्ति है उस पे ज्यादा से ज्यादा लोगों का अधिकार होना चाहिए, उस संपत्ति पे सिर्फ कुछ लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ क्रांतिकारी भगत सिंह होंगे, राजगुरु होंगे या सुखदेव होंगे। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगी कि क्रांतिकारी कहते ही हमको ऐसा लगता है शायद वो बंदूक लेके या बम लेके काम करने वाले होंगे, लेकिन भगत सिंह के यदि हम विचार पढ़ेंगे तो वो विचार ही बहुत क्रांतिकारक थे। उन्होंने उस समय हर चीज की जिस तरह से विश्लेषण किया है, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, तो ये इस तरह से एक आंदोलन चल रहा था। और दूसरी तरफ रियासती जुल्म होंगे, ब्रिटिशों के जुल्म होंगे, उनके खिलाफ लड़ने वाले बिरसा मुंडा जैसे वीर थे। तो एक आप दृश्य यदि आपके सामने लाएंगे तो एक जैसे संग्राम चल रहा था। यदि हम टीवी पे या सिनेमा में देखते हैं कि जब हम संग्राम कहते हैं तो हमको उसमें दिखता है लड़ाई चल रही है, घोड़े पे लोग सवार हैं, हाथी पे लोग सवार हैं, पैदल लोग भाग रहे हैं, तो ये एक तरह का युद्ध होता है। और अपने यहाँ पे जो एक युद्ध हो रहा था वो अलग घमासान संग्राम चल रहा था। कोई महिलाओं के सवाल पे काम कर रहा है। स्वामी विवेकानंद जैसे उस समय के एक बहुत बड़े जो दृष्टा थे, वो विश्व धर्म सिखा रहे थे, वो किसी एक धर्म, वो धर्म की नए से व्याख्या कर रहे थे। दारिद्र नारायण ये उन्होंने चुना हुआ शब्द है कि सबसे बड़ा भगवान यदि आपको देखना हो तो गरीबों में जाके वो गरीबी हटानी चाहिए। एक तरफ शाहू महाराज यहाँ पे महाराष्ट्र में वो 50% आरक्षण उन्होंने अपनी रियासत में लोगों में दिया था। दूसरी तरफ आप यदि जाके तो ये एक चारों तरफ से एक तरह जैसे समुद्र मंथन होता है, हम पढ़ते हैं अपनी आख्यायिकाओं में, वैसे एक मंथन चल रहा था देश भर में कि हर पुरानी चीज, हमारे महाराष्ट्र के एक कवि हैं जिन्होंने कहा था जुने लागू जाऊ द्या मरना लगुनी, यानी जो जो पुराना है, जो जो बुरा है वो सब खत्म हो जाने दो और नई चीज कुछ तो भी उगनी चाहिए। तो इस सब में से भी, ये सब मैं इसीलिए बता रही हूँ कि इस सब में से भी जो मूल्य उभर के आ रहे थे वो संविधान की बुनियाद बन रहे थे। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि मैंने कहा कि जब ब्रिटिश यहाँ आए तो समाज में एक धारणा ये थी उनके समाज में कि भारत बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे जाति व्यवस्था है, यहाँ हीन भाव है महिलाओं के, दलितों के प्रति बहुत कुरीतियां है और इनको हमको सुधारना है। तो ये एक हिस्सा हमारे समाज का गला हुआ सड़ा हुआ एक हिस्सा यहाँ निश्चित रूप से था। और इसीलिए आजादी के आंदोलन के साथ ही इसमें लोग उसमें बहुत, जैसे हम राजा राम मोहन रॉय होंगे, ईश्वरचंद विद्यासागर होंगे कि जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ, जिन्होंने बाल विवाह के खिलाफ बहुत बड़ा काम किया है। महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले या सावित्रीबाई फुले होंगी कि जिन्होंने पहली बार लड़कियों के लिए यहाँ पे स्कूल खोली। सिर्फ लड़कियों के लिए स्कूल खोली इतना नहीं, तो उस समय घर के अंदर जिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता था उनको जब गर्भ रहता था तो उन महिलाओं को खुले तौर पे बुला के वहां पे उन्होंने उनका हॉस्पिटल की तरह खोला था। ये बहुत क्रांतिकारक चीज थी। गोपाल गणेश आगरकर होंगे कि जिन्होंने पुरुषी मानसिकता पे बहुत कठोर प्रहार किया। रधो कर्वे होंगे
बाबा साहब के काम तो हम सभी जानते हैं, तो उस बारे में मैं यहाँ बहुत नहीं कहूंगी, लेकिन एक निश्चित रूप से है कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को, दलितों को उन्होंने आत्मसम्मान और जगड़ने की ताकत दी। शाहू महाराज का उल्लेख मैं पहले कर रही थी। एक किस्सा सुनाया जाता है कि शाहू महाराज को किसी ने कहा कि आप ये क्यों रिजर्वेशन दे रहे हैं आपकी रियासत में, तो वो उन मेहमानों को लेके घुड़साल में गए। उनके पास बहुत घोड़े थे, वो राजा थे, महाराजा थे, और उन्होंने वहां पे सबके लिए एक बड़े इसमें चने भी भिगोए हुए थे, वो सबको खाने के लिए रखे। और थोड़ी देर में ये दिखा कि जितने तगड़े घोड़े थे उन्होंने वो सारा खा लिया, जो कमजोर थे, जो बूढ़े थे, उनको वहां से लात मार के भगा दिया। तो शाहू महाराज ने उन मेहमानों से कहा जो ये सवाल कर रहे थे कि भाई आरक्षण क्यों होना चाहिए, तो उन्होंने कहा जब तक दुर्बलता है, उसको दुर्बल रखा गया है समाज के एक घटक को, तो उनमें इतनी ताकत नहीं आ जाती कि वो सबके साथ वहां पे अपना हिस्सा ले सकते हैं। तब तक उनके लिए अलग व्यवस्था करना, जिसको हम एफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं या सकारात्मक भेदभाव कह सकते हैं हम, वो करना बहुत जरूरी है। उसी तरह दक्षिण में यदि पेरियार रामस्वामी का हम काम देखेंगे तो उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वहां पे तैयार की थी। उनका भी यही कहना था कि सारे ही मनुष्यों को बराबरी का हक मिलना चाहिए, और उसमें जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, आर्थिक परिस्थिति के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ब्राह्मणिज्म का एक जो असर पूरे समाज रचना पे था, उससे उन्होंने वहां पे काफी बड़ा झगड़ा तैयार किया। यदि आप देखेंगे तो भारत ही एक ऐसा देश है जो इंग्लैंड से भी पहले, मैं कह सकती हूँ, कि जहां आजादी के पहले दिन से महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि इंग्लैंड की महिलाओं को रास्ते पे उतरना पड़ा था, संघर्ष करना पड़ता था, उनको अधिकार नहीं था। लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि जिसको आजादी के बाद तुरंत ही महिलाओं को, हर किसी को बराबरी का मतदान का अधिकार दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब आंदोलनों में उनकी जड़ें बहुत गहरी पहुंची हुई हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का चौथा और महत्वपूर्ण स्रोत, जैसे भारत में ये सारी चीजें हो रही थी, एक हमारी विरासत थी आगे ले जाने वाली, दूसरी स्वतंत्रता आंदोलन के समय ये सारे तरह के संग्राम चल रहे थे, हर कोई इन पुरानी गई बीती शोषण वाली बातों से झगड़ा कर रहा था। उसी के बाद उसी के साथ साथ दुनिया भर में क्या हो रहा था उस समय, तो दुनिया भर में जो जो अच्छी चीजें थी उन सब का भी हमारे संविधान में समावेश किया गया है। फ्रांस की क्रांति ने जो घोषणा दी थी, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, डॉक्टर बाबा साहब ने बंधुता इस शब्द पे बहुत ही इस शब्द का महत्व उन्होंने अधोरेखित किया है। स्वतंत्रता दी जा सकती है, कानून से उसको एक संरक्षण दिया जा सकता है, समता के दृष्टि से कानून बनाया जा सकता है, लेकिन बंधुता एक ये बहुत बड़ी सोच है कि जिसको सिर्फ कानून से नहीं लाया जा सकता है, जिसको एक सोच के तौर पे स्वीकार करके ही लाया जा सकता है। तो ये वहां से लिया। सामंतशाही राजधर्म के बजाय संविधान आधारित देश का कारोबार। आज भी जब हमारे देश में एक ये घोषणा होती है कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो इस सवाल की तरफ फिर से घूम फिर के देखना चाहिए कि धर्म के नाम पे जितने राष्ट्र थे आज तक या आज भी जो हैं, वो कितना आगे बढ़ पाते हैं मानवता की ओर, या संविधान के आधारित जो देश है उनका कारोबार आगे बढ़ पाता है। तो ये एक दृष्टि उस समय वैश्विक तौर पे ली गई थी। आधुनिक विचार और वैज्ञानिक दृष्टि, मुझे लगता है जवाहरलाल जी का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है कि उन्होंने हमारे देश को जो दृष्टि दी। इसीलिए आप यदि हर जगह देखेंगे कि उन्होंने भारत की जो आधुनिक मंदिर कहे थे जिनको, वो आईआईटी थी, वो आईआईएम थे, वो बड़े बड़े बांध बनाए हुए थे कि जिन सबको उन्होंने
एक अलग दृष्टिकोण दिया। उसी समय दुनिया भर में गुलामी के खिलाफ जो संघर्ष चल रहे थे, वो कहीं स्पेन में चल रहा था, कहीं चीन में चल रहा था, कहीं ब्राजील में चल रहा था, हर जगह वो संघर्ष कर रहे थे। और सोवियत यूनियन एक साम्यवादी विचारधारा पे एक अलग प्रयोग कर रहा था। आज सोवियत यूनियन अस्तित्व में नहीं है, इसलिए उसके बारे में मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन उस समय ये एक अनूठा प्रयोग था कि मजदूर अगुवाई करके मजदूरों की सोच से एक देश चल सकता है, और जहां पे व्यक्तिगत रूप से या थोड़े से पूंजीपतियों के हाथ में सब होने की बजाय वो सारी संपत्ति राष्ट्र की होगी। ये एक बहुत बड़ा, इसका हमारे देश के बहुत लोगों पे, जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर और बाकी लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर, सब लोगों के ऊपर इसका काफी, इस विचार का उस समय प्रभाव रहा था। तो ये 3-4 जो स्रोत थे, इनमें से संविधान कैसा होने चाहिए, तो वो सिर्फ संविधान कैसा होना चाहिए ये सोच नहीं था, हमारा देश कैसा होना चाहिए। तो उस देश को बनाने के लिए फिर संविधान कैसा होना चाहिए, और उस दृष्टि से ये सब बनाया जा रहा था। नेक्स्ट स्लाइड। मैं समापन की तरफ आ रही हूँ। समापन की तरफ आने से पहले एक बात मैं आप लोगों के साथ रखना चाहूंगी कि हम क्लासरूम में बैठे हुए किसी इतिहास के विद्यार्थी नहीं हैं, हम सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। और आज के दौर में जब व्हाट्सएप होगा या न्यूज चैनल्स होंगी जिसमें कि कुछ हम अपवाद के तौर पे सम्माननीय अपवाद छोड़ सकते हैं, तो वो हमको संभ्रमित करने में लगे हुए हैं। भारत माता ये ने क्या, तो भारत माता कहने पे एक झंडा ली हुई एक महिला और वो सिंह पे बैठी हुई, या उसको और उग्र बना रहे हैं, ऐसे अलग रूप आते हैं। या भारत माता ये ने क्या, तो भारत माता यानी तिरंगा झंडा। तो देश का अपमान, जैसे कि मीनाक्षी जी ने शुरू में कहा कि परसों एक टीवी चैनल पे एक एंकर जोर जोर से चीख ही रहे थे, बात तो क्या करते हैं वो, मुझे उनका नाम बताने की जरूरत नहीं है। तो वो बार बार कह रहे थे कि 26 जनवरी को रात को आप कैसे सो सकते हैं, क्योंकि आपके देश का अपमान हुआ है, क्योंकि लाल किले का अपमान हुआ है, क्योंकि तिरंगे का अपमान हुआ है। कहाँ किसी, तो अपमान, देश का अपमान होने का मतलब क्या है, या देश यानी क्या है, ये संविधान किसके लिए है। हमको जब देश भक्ति, देश प्रेम, देश का अभिमान, स्वाभिमान, हम ये जब शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेहरू जी क्या कहते हैं, ये बात हमने हमेशा हमारे आंखों के सामने रखनी चाहिए। नेहरू जी कहते हैं, क्या हमारे पहाड़, नदियां, जंगल, जमीन, खनिज संपदा यही भारत माता है। आप भारत माता की जय का नारा लगाते हैं तो आप हमारे प्राकृतिक संसाधनों की जय ही करते हैं। हिंदुस्तान एक खूबसूरत औरत नहीं है, नंगे किसान हिंदुस्तान है। वे न तो खूबसूरत हैं न दिखने में अच्छे हैं, क्योंकि गरीबी अच्छी चीज नहीं है, वह बुरी चीज है। ये बहुत ही अहम चीज है कि इसीलिए जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो याद रखिए कि भारत क्या है, और भारत के लोग निहायत बुरी हालत में हैं, चाहे वे किसान हो, मजदूर हो, खुदरा माल बेचने वाले दुकानदार हो, चाहे हमारे कुछ नौजवान हो। मुझे ऐसा लगता है कि संविधान किन के लिए बना है, हमारा देश क्या है, हमारा अभिमान किस बारे में है। तो जितना बड़ा ऊंचा लंबा तिरंगा हम लहराएंगे तो हमारा देश उससे बड़ा नहीं होने वाला। ये बहुत ही मौके की और आंख खोलने वाली बात नेहरू जी हमको बता के गए हैं कि संविधान को देखते समय, आज उन्होंने जो उस समय ये कहा था कि देश के लोगों की हालत निहायत बुरी है, आज 70 सालों में उसमें बहुत फर्क आया है, बहुत फर्क आया है। लेकिन अब भी बहुत सारे चीजें हैं कि जो करने की जरूरत है। और ये जो झगड़ा है, ये मैं मानती हूँ कि ये जो पुरानी जैसे थे रखने के लिए कि हमको ये फिर से हिंदू राष्ट्र करना है,
हमको ये एक देश एक प्रधान, एक देश एक विधान, एक देश एक निशान, वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो सब वन की बात हो रही है कि हमको ये विविधता में एकता ही गान है गौरव हमारा, इसमें से कौन सी चीज चाहिए हमको? हम एक दूसरे के धर्म का आदर करें, ये चीज हमको चाहिए, या लव जिहाद के नाम से जो लड़के लड़कियां अपना जीवन साथी चुनने के लिए जा रहे हैं उनके लिए जिंदगी एक कटहरा बना के उनको उसमें कटघरे में खड़े कर दें? तो ये जो झगड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हिंदी सिनेमा का एक पंक्ति है जो हमारे एक बुजुर्ग थे, वो हमेशा गाते थे कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजादी के बाद एक मुल्क के लिए 70 साल ये बहुत बड़ा समय नहीं है। 70 साल में हम लड़खड़ाते हुए, अनेक मुसीबतों का सामना करते हुए संविधान के बलबूते पे यहाँ पे आए हैं, लेकिन आज उस संविधान के बारे में ही सवाल खड़े किए हैं। और उसमें की सबसे भयावहता ये है कि ये झगड़ा किसी एक पार्टी से नहीं है, सिर्फ ये झगड़ा किसी एक व्यक्ति से नहीं है, तो ये सोच हमारे घरों घरों तक पहुंच गई है। मुझे याद है पहली बार 2014 के बाद घर के व्हाट्सएप ग्रुप में झगड़े होने शुरू हो गए, कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में झगड़े शुरू होने, एक तो तुम हमारे साथ हो, नहीं तो तुम हमारे दुश्मन हो। ये एक नई सोच पैदा हो गई है और इस सब के बारे में एक संभ्रम तैयार किया जा रहा है कि पुरानी हमारी जो प्रगतिशील विरासत है उस सब के बारे में एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। और एक कार्यकर्ता के रूप में हमको निसंदिग्धता से उसके बारे में, निशंकता से उसके बारे में हम सोच सकना चाहिए, हम व्यवहार कर सकेंगे। ये जो क्या कहेंगे, एक कीड़ा है, एक ये जो बीमारी है कि पिछड़ेपन की बीमारी, वो फिर से लाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है, इतना कह के मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करूंगी। धन्यवाद आप सबको। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि सामने कोई लोग मेरे दिख नहीं रहे हैं और मैं अपनी बात रख रही हूँ, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा आंख पे पट्टी बांध के बात करने जैसी बात है। मुझे जो समय दिया गया था उस समय में मैंने अपनी यहाँ पे बात रखी है। मैं चाहूंगी कि इसके बारे में अब मीनाक्षी जी, हर्षवर्धन जी, जैसा भी आगे का सेशन चाहे। इसको लेकर कोई सवाल है मेरे पास? अभी तक किसी का लिखित स्वरूप में, मैसेज स्वरूप में सवाल नहीं आया है, मगर हम 2-3 सवाल ले सकते हैं। किसी को यदि करना है तो अपना हाथ वो ऊपर करे, हम उनको मौका दे सकते हैं। कोई साथी सवाल, कोई मातृताई ने बड़ी फ्लो के साथ, एक अच्छे तरीके के साथ उसकी जो मुख्य धरोहर जो है, जो धारा संविधान की जो बनी, उसने सबको लेकर आगे चलने का जो प्रयास किया, वो भावार्थ उन्होंने अच्छे तरीके से समझाया। हजारों सालों की विरासत को जोड़ने वाला हमारा संविधान है, ना कि काटने वाला है। और सब धागे को इकट्ठा करते हुए भारत का एहसास हमारे सबके दिल में किस प्रकार से जागृत हुआ, ये भी अपने इस सादरीकरण के प्रेजेंटेशन के माध्यम के साथ उन्होंने समझाया है। और आज ये हमारा जो सेमिनार की जो पहली कड़ी थी, इसमें जाहिर है कि अगली बार और उसको बेहतर करने की जो आप सबकी राय होगी या आज का जो अनुभव में से जो सीखेंगे उसको और बेहतर करेंगे। और पिछले लंबे अरसे से जब भी कोई प्रशिक्षण होता था तो उस प्रशिक्षण के दरमियान अंत में इसका डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, इस प्रकार से बात की जाती थी। तो आज की ये जूम के साथ यहाँ बात कर रहे हैं, उधर फेसबुक लाइव पर भी काफी लोग, जितने हम यहाँ थे 70-75, उससे 3 गुना 4 गुना वहां पर लाइव पर भी हमारे लोग जुड़े हुए थे। और फेसबुक लाइव पर भी ये वीडियो हमारा वहां पर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सेव होगा। वहां से उसको लेकर
हम YouTube पे कैसे डाल सकते हैं, या अगली बार उसको YouTube लाइव भी कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजों के साथ हम जरूर आगे बढ़ेंगे। तो किसी का कुछ सवाल है तो आप जरूर कहिए, अन्यथा मैं मीनाक्षी जी से और आशुतोष जी से इस पर कमेंट्स के लिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा, और उसके बाद अपने सत्र को यहाँ खत्म करेंगे। सवाल नहीं होगा, किसी को यदि कुछ बात रखनी होगी तो भी वो रख सकते हैं कि भाई आसान लगा, मुश्किल लगा, ये बातें पता थी हमको, इसकी जरूरत है नहीं है। जी आशुतोष जी, आप कुछ कमेंट करना चाहोगे? मुझे लगा भारती ताई ने बहुत ही सरल तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से ये बातें सामने रखी, और संविधान जो हमारा बन रहा है, और वही जो उन्होंने सवाल सामने रखा था कि आजकल कहा जाता है कि ये सब वेस्टर्न है, ये सब विदेश से जो हम लोगों ने लिया है, और ये हमारी विरासत नहीं है। लेकिन भारती ताई ने बहुत सुंदर तरीके से सामने रखा कि कैसे भारतीय संविधान किस तरह से उभरा है, किस तरह से वो बना है, और उस बनने में हमारे सारे पूर्वजों का जो है हिस्सा रहा है, उनका योगदान रहा है। नेताओं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे नेता हो, नेहरू जैसे नेता हो, गांधी जी जैसे नेता हो, उनका तो उसमें योगदान है ही। उनका जो पूरा उसमें जिस तरह से उन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, वो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन उसी के साथ हमारे जो लोग हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हम सामान्य लोग जो हैं, संघर्ष में हमारे पूर्वज जितने जिस संघर्ष में सदियों से आए हैं, उन सभी का कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है। ये जो बात उससे उभर के सामने आई, तो वो बहुत अच्छी लगी मुझे, वो बहुत सुंदर लगी। जैसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कि वी शुड ओन इट, ये हमारा, ये ओनरशिप जो है हमारी है। और मुझे भारती जी को कहना था कि भारती जी, there were requests from many people from the south, our friends from the south, that this should have, you should have also done partially at least in English, but I think next time, the flow breaks, otherwise the flow breaks, and that is the reason. हाँ, जैसे मीनाक्षी जैसे जो वक्ता है, वो अगर इसको हैंडल करेंगी तो बिल्कुल दोनों भाषाओं में हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर कुछ सेशंस हम लोग अंग्रेजी में रखें नेक्स्ट टाइम, और अंग्रेजी और हिंदी का थोड़ा कॉम्बिनेशन करें, और कुछ स्लाइड्स हम लोग अगर इंग्लिश में रखें, a few slides at least we should have kept in English, but we have taken note of it, and we will definitely do that from the next time. लेकिन जिस तरह से आपने बात रखी, वो बहुत मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। इस कमेंट बॉक्स में योगेश चौधरी जी, हर्षवर्धन जी, योगेश चौधरी जी का एक कमेंट है, संविधान सभा में आज के दौर में जिन विषयों पर काफी दुष्प्रचार किया जाता है, उनको लेकर क्या चर्चा हुई, उनको भी बताया जाना चाहिए, ऐसा एक उनका कहना है, कमेंट है। इसका संदर्भ यदि बता पाएंगे कि कौन से संदर्भ में, क्योंकि संविधान सभा में बहुत चर्चाएं हुई है, यहाँ से लेके कि संविधान की शुरुआत ईश्वर के नाम से की जाए क्या, संविधान की शुरुआत महात्मा गांधी के नाम से की जाएगा। तो यदि चौधरी जी आपका रुख किस सवाल की तरफ है ये बता सकेंगे तो शायद। योगेश चौधरी जी, मैंने आपको अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, तो अगर आप पूछना चाहें बिल्कुल पूछ सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, जैसे आज की राजनीति के दौर में धर्म को एक बहुत बड़ा स्थान दिया गया है, और उसके संदर्भित गौ हत्या और तमाम चीजें
शायद उस वक्त भी इन सब चीजों पे चर्चा हुई होंगी। तो संविधान सभा में किस स्तर तक इन पे चर्चाएं हमारे सदस्यों ने रखी होंगी, क्योंकि हर विचार का व्यक्ति उस संविधान सभा में सदस्य थे। तो मुझे लगता है अगर वो चर्चाएं बाहर आए तो ये आए निकल करके भाई किस तरह से लोगों ने अपने विचार रखे और तब एक उसका निचोड़ निकल करके आया। उसके बारे में मैं इतना ही अभी यहाँ पे कहूंगी कि आपका ये कहना एकदम सही है कि अलग अलग विचार के लोग थे उसमें। ये नहीं है कि वहां पे घमासान चर्चाएं नहीं हुई और सारा सहमति में हुआ। हर बात पे वहां पे जैसे कुछ चीजें वहां पे सहमति से मानी गई, वैसे कुछ चीजें नहीं मानी गई। उदाहरण के तौर पे कि संविधान की शुरुआत किस शब्द से होनी चाहिए। तो एक सुझाव, यदि आप पाकिस्तान का संविधान देखेंगे तो इन द नेम ऑफ अल्लाह ऐसे वहां पे शुरुआत हुई है। हमारे यहाँ इसके बारे में प्रस्ताव रखा गया, तब लोगों ने कहा कि नहीं, हम ईश्वर के नाम से संविधान की शुरुआत नहीं करेंगे। ये कहने वालों में सभी धर्मों के लोग थे, ये पहले हमने बात समझनी चाहिए। दूसरा, 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, तो एक ये भी प्रस्ताव रखा गया था कि गांधी जी को स्मरण करके हम संविधान की शुरुआत करें। ये ख्याल में रखिए कि वहां पे बहुसंख्य सारे कांग्रेस को मानने वाले थे, गांधी जी को मानने वाले थे। बावजूद इसके वहां पे सबने मिलके ये कहा किसी एक व्यक्ति के नाम पे संविधान की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। तो इसके साथ ही जो हमको, आप यदि संविधान देखेंगे, हमको हर चीज की आजादी दी गई है। हम अपने धर्म की उपासना कर सकते हैं, हम जो श्रद्धा है वो श्रद्धा अपनी मान करके जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्र हमारा किसी एक धर्म पे आधारित नहीं होगा। तो धर्म की जो परिभाषा और उसकी जो चर्चाएं हुई, उसका निचोड़ ये था, व्यक्तिगत स्तर पे हम अपना धर्म निश्चित रूप पे मान के जा सकते हैं, उसकी हमको हर चीज की आजादी है, लेकिन राष्ट्र ये धर्म आधारित निश्चित तौर पे नहीं होगा। ये पंथ निरपेक्ष, ये धर्म निरपेक्ष, इस तरह से ही ये राष्ट्र होगा। क्योंकि जिसका हमने पहले सारा जो वर्णन पढ़ा है कि हमारे राष्ट्र की, हमारे पूरे समाज की धारणा ये बहुविचार, बहुलता वाली और मिश्र संस्कृति की है। इसमें यदि कोई कुछ जोड़ना चाहते हैं तो मीनाक्षी जी, हर्षवर्धन जी जोड़ सकते हैं। मुझे एक इसमें याद आया हर्षवर्धन जी के जो संविधान नाम से जो सीरियल टीवी सीरीज जो थी, श्याम बेनेगल की, हाँ, श्याम बेनेगल जी की, और स्वरा भास्कर जी ने जिसका निवेदन किया है, तो आज भी वो YouTube पे उपलब्ध है। और वो जब हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि हर एक छोटी छोटे मामलों में कितनी सारी बहस हुई, कितने सारी अलग अलग मतभिन्नता सामने आई, और उससे फिर रास्ता निकाल के किस तरह से संशोधन किए गए। तो अगर लोग देखना चाहेंगे, बिल्कुल संविधान सीरीज पूरी जो है YouTube पे विनामूल्य जो है, बिना शुल्क उपलब्ध है, आप बिल्कुल दे सकते हैं। और जगह भारत की ओर से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जगह भारत की ओर से संविधान के बारे में और जानकारी देने के लिए छोटी छोटी वीडियोस और फिल्म्स भी हम लोग बना रहे हैं, जो जल्द ही हम लोग आप तक पहुंचाएंगे। मीनाक्षी जी, मेरे हिसाब से ये एकदम प्राथमिक परिचय हमने दिया था कि जैसे संसद की अभी बात चल रही है कि अब जो संसद बनेगी वो भारतीय इसके बारे में बनेगी। तो ये जो सारा है अपप्रचार की, जो संविधान था उसमें कुछ भारतीय नहीं था, तो ये एकदम पहली सीढ़ी है ये समझ लेने की कि संविधान दो चार लोगों ने मिलके बनाया नहीं है। तो इसमें इतनी सारी मंथन में से वो चीजें सामने आई हैं। मुझे लगता है जो ज्यादा गहराई से समझना चाहेगा उसके लिए आशुतोष जी ने कहा, वैसे अगले काफी चीजों तक हम लोग जा सकते हैं। धन्यवाद जी। ये सभी साथियों से भी मेरी सिफारिश और अनुरोध रहेगा कि राज्यसभा टीवी चैनल की जो संविधान सीरियल है, आज के इस मुद्दे को गहराई के साथ समझने के लिए आप सब लोग जरूर उसको देखिए। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा। मैं कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए मीनाक्षी जी को यहाँ पर अभी निमंत्रित।
सबसे पहले तो मैं भारती जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति थी और जिस तरह से एक समग्र विरासत हमारी है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब की धारा को किस तरह से संविधान ने खूबसूरती से अपने भीतर समेटा है, और उसके साथ साथ हमारी तहजीबी जो धारा है वो अपने आप में उसके दरवाजे, उसमें किसी तरह का किवाड़ नहीं लगा हुआ है। हमारे जो तहजीब की धारा है उसमें हमने किसी से कभी हजारों साल पहले चक्का बनाना सीखा, तो किसी से पहिए घुमाना सीखा, तो किसी से घोड़ों का इस्तेमाल कैसे हो को सीखा, तो किसी से हमने चावल कैसे, धान कैसे उगाया जाए इसको सीखा। तो ये जो सीखने सिखाने की जो हमारी अमर विरासत रही है, उसी में हमने बहुत सारे नैतिक और मानवीयतावादी मूल्यों को भी समाहित किया, और आज वो संविधान उसका जीता जागता स्रोत है। एक तरह से हमारे गंगा जमनी तहजीब की खिड़की है, या ये कह सकते हैं कि उसका झरोका है, और यही उसकी खूबसूरती है। उसको बहुत ही खूबसूरत ढंग से उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। हमारे सभी सुधीय साथियों को, सुधीय पाठकों को, श्रोताओं को उसमें बहुत ही आनंद आया होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और इसको हम आने वाले समय में भी इसी तरह से जारी रखेंगे। जब भी हमारे कांग्रेस के साथियों से पूछा जाता है कि 70 साल में आपने क्या किया, तो हम ये कह सकते हैं, भारती दीदी के ही उदाहरण के हवाले से कहना चाहती हूँ कि 70 साल में हमने क्या किया, हमने भारतीयता का विकास किया। और हमारे भारतीयता की खूबसूरती किसमें है कि एक समय में हम पंजाब का पोर्ट्रेयल करते समय भांगड़ा दिखाते थे, लेकिन 70 साल में, चाहे वो BHEL का हो या HAL का हो, उसने एक इस तरह की मिश्र संस्कृति तैयार की कि आज एक मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश के मंदसौर से सांसद निर्वाचित हो सकती है, जिसका कि नाम का और मूलता का वहां से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मान लिया जाता है। या फिर कोई पंजाब की बालिका नेशनल यूथ फेस्टिवल में तमिलनाडु से भरतनाट्यम की प्रस्तुति करते हुए उस राज्य को प्रस्तुत करती है। ये हमारी जो भारतीयता है, इसका जो विकास हुआ है, ये 70 साल के हमारे संविधान की सबसे बड़ी देन और सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आज हम बद्रीनाथ और केदारनाथ भी चले जाएं तो इडली डोसा का आनंद ले सकते हैं, और पता नहीं किस किस तरह के पंजाबी तड़के के साथ हम चाउमीन भी खा लेते हैं। यही हमारी भारतीयता की खुशबू है, और यही उसकी खूबसूरती है कि हम उसमें हमेशा अपने आप को तरोताजा करते हैं, अपने नवाचार उसमें जोड़ते हैं, और उसको हम आगे लेकर चलते हैं। यही हमारे खूबसूरत सफरनामे का भाग है। अब अगर इसकी खूबसूरती को हम नजरअंदाज कर दें, या ये कहें कि इंद्रधनुष का एक ही रंग सब रंग पर हावी हो, तो शायद उसकी वो खूबसूरती नहीं रहेगी, और न ही उसमें वो मौलिकता बचेगी जिसकी हमें आवश्यकता है। आज जब बार बार देशद्रोह की बात होती है और उसके प्रति लोग बड़े डरते भी हैं, तो मुझे लगता है कि संविधान एक बड़ी विद्रोही किताब है। संविधान हमें एक संरक्षित मौका देता है अपनी विद्रोही चेतना को बचाए रखने का, अपनी विद्रोही चेतना को आगाज देने का, उसे शब्द देने का और उसे अभिव्यक्त करने का। तो मैं मेरे संविधान को नमन इसलिए करती हूँ कि वो मेरे भीतर की विद्रोही चेतना को जीवित रखती है और उसका मुझे स्रोत देती है, उसका मुझे उसके लिए प्रावधान किया है संविधान ने कि मैं विद्रोह कर सकती हूँ। और उस विद्रोह को वो राष्ट्रद्रोह नहीं मानता, बल्कि वो उसको राष्ट्र का निर्माण मानती है। ये हमारी खूबसूरती है, और इसी ने हमें बंधुता के साथ आगे बढ़ने का जो हमारा सदियों का फलसफा है, उसको एक संवैधानिक भाषा भी दी है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में ये एक तरह का ऑनगोइंग क्लास भी है। भारती दीदी का संविधान का ये जो अध्याय था, ये उसका एक पहला चरण है। इसमें फिर कैसे मौलिक अधिकार और अन्य चीजें आई, इस पर भी भविष्य में जरूर बातें होंगी। और जैसा कि मेरे सब साथियों ने कहा, संविधाना जो सीरियल है उसके जरिए हम जरूर इससे और भी ज्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। दक्षिण के साथियों से मैं आज जरूर क्षमा चाहती हूँ
लेकिन आने वाले समय में उनके लिए एक अलग से सत्र अंग्रेजी में और उनके अपने प्रांत की भाषा में भी करने का हम पूरा प्रयास करेंगे और उनको इसमें अपने साथ समाहित करेंगे। और जिस तरह से जगा भारत के साथियों के साथ मिलकर ये पहला अभिनव प्रयोग जूम के माध्यम से हुआ है, उसमें आप सब लोगों ने भी बहुत पेशेंस दिखाया, जबकि सबकी बहुत तल्लीनता से सुनते हैं, तभी उसका कनेक्शन कट जाता है, कई सारी चीजें होती हैं। हम लोग तो दूरदर्शन के जमाने में बड़े हुए थे, तो रुकावट के लिए खेत की आदत है, मगर नवीन पीढ़ी को उसकी आदत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत ही खूबसूरत था और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हमारा ऑनलाइन सेमिनार का ये नूतन प्रयोग हमें इसी तरह से नए विचारों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा और हम सबके बीच में एक धागा बनेगा जिसके जरिए हम भी एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हर्षवर्धन जी को कहूंगी कि वो औपचारिक आभार के लिए हमारे साथी को अनुरोध करें। बहुत धन्यवाद। इसके संविधान के और अन्य मुद्दों को लेके हम बार बार मिलते रहेंगे और हमारा संख्यात्मक और सेमिनार का गुणात्मक हम दर्जा जो है और अव्वल करेंगे। ये जगा भारत के टीम को RGPRS की तरफ से यहाँ पर मैं वादा करता हूँ। और अंत में हमारे साथी डॉक्टर जिशांत हुसैन जी ये आज के इस सेमिनार का आभार प्रदर्शन व्यक्त करेंगे, ऐसा मैं उनसे अनुरोध करता हूँ। आशुतोष जी, डॉक्टर जिशांत हुसैन को आप जी, मैंने ऑलरेडी अनम्यूट किया है। जय जगत। आज हमारे मुल्क में ये जो लड़ाई चल रही है, ये सिर्फ सन 1950 से शुरू हुई भी नहीं है, और वो किस तरह से पिछले हजारों सालों से जो एक लड़ाई चलते आ रही है, उस लड़ाई को संविधान के माध्यम से किस तरह से आगे हमें बढ़ाते रहना है। और हमारे देश के और संविधान की जो नींव है वो विविधता में एकता, इसके ऊपर ये निर्भर है। ये बात आज भारती जी, आशुतोष जी और जगा भारत के सभी हमारे साथी जो आज आप लोगों ने हमारे लिए समय निकाला है, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा धन्यवाद करते हुए ये कार्यक्रम खत्म हुआ ऐसा घोषित करता हूं। शुक्रिया। जय हिंद, जय जगत।